आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका के तपते मैदानों में एक खौफनाक मंजर था। पेड़ों के जंगल सूख चुके थे और जमीन पर सर्वाइवल की जंग शुरू हो गई थी। यहीं जन्म हुआ होमो इरेक्टस का, वो जीव जिसने झुककर चलने की गुलामी छोड़ी और पहली बार सीधा खड़ा होकर दुनिया को चुनौती दी। इरेक्टस की सुबह किसी सुकून से नहीं बल्कि पेट की आग से शुरू होती थी। उठते ही पूरा कबीला खाने की तलाश में निकल पड़ता था। इरेक्टस कोई बहुत बड़ा शिकारी नहीं था, वो एक स्कैवेंजर था, यानी वो दूसरों का शिकार चुराता था। आसमान में मंडराते गिद्धों को देखकर कबीला समझ जाता कि कहीं मौत हुई है। वे भागकर वहां पहुंचते जहां पहले से लकड़बग्घे या तेंदुए मांस नोच रहे होते थे। इरेक्टस ने हाथ में पत्थर उठाया और चीखते हुए उन पर धावा बोल दिया। यह डर और दिमाग का पहला मेल था। शिकारी भाग गए और कबीले ने उस मांस पर कब्जा कर लिया। सिर्फ मांस खाना काफी नहीं था, असली ताकत थी हड्डियों के अंदर छुपा बोन मैरो। बाकी जानवर उसे नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इरेक्टस के पास पत्थर था। उसने पत्थर को तराश कर नुकीला बनाया और हड्डियों को तोड़कर वो पौष्टिक खाना निकाला जिसने उसके दिमाग को बिजली जैसी रफ्तार दी। आज हमारे पास कई तरह के हथियार, बम, न्यूक्लियर है, लेकिन उनके पास ये पत्थर ही पहला दोस्त और इकलौता हथियार था। अफ्रीका की दोपहर में जब बड़े बड़े शिकारी गर्मी से बेहाल होकर सो जाते थे, इरेक्टस तब भी चल रहा होता। उसके शरीर की सबसे बड़ी ताकत थी पसीना। पसीने की वजह से वो तपती धूप में भी घंटों पैदल चल सकता था। जहां शिकार थक कर बैठ जाता, इरेक्टस उसे चलते चलते ही थका देता था। यही उसकी सबसे बड़ी हकीकत थी। वो रुकता नहीं था, लेकिन दोस्तों, सूरज को ढलते ही खेल बदल जाता था। उस दौर में इरेक्टस के पास आग नहीं थी। रात का मतलब था साक्षात मौत। पूरा कबीला एक संकरी गुफा के कोने में एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाता था। बाहर अंधेरे में चमकती आंखों और दहाड़ों के बीच उनकी पूरी रात जागकर कटती। हर इरेक्टस अपने हाथ में पत्थर दबाए बस सुबह होने का इंतजार करता रहता। आसमान काला पड़ चुका था और हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। इरेक्टस का कबीला एक सूखी झाड़ी के पीछे दुबका हुआ था। अचानक बिजली कड़की और पूरा आसमान सफेद रोशनी से भर गया। एक कान फाड़ देने वाली आवाज हुई और पास के एक पुराने सूखे पेड़ पर बिजली गिर गई। सन्नाटा टूट गया। पेड़ धू धू करके जलने लगा। इरेक्टस ने पहली बार उस नारंगी दानव को देखा था जिसे आज हम आग कहते हैं। बाकी जानवर, शेर, चीते, लकड़बग्घे उस रोशनी को देखते ही दुम दबाकर भाग गए, लेकिन इरेक्टस वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में डर तो था, पर उसे कहीं ज्यादा जिज्ञासा थी। इरेक्टस ने देखा कि जहां आग थी वहां सर्दी का एहसास गायब हो गया था। उसे महसूस हुआ कि ये रोशनी उसे सुरक्षा दे रही है। उसने अपनी जान दांव पर लगाई और एक जलती हुई सूखी टहनी उठा ली। शुरुआत में उसका हाथ जला गया। वो चिल्लाया, पर उसने टहनी फेंकी नहीं। उसे समझ आ गया था कि ये चमकती हुई चीज मौत भी दे सकती है और जिंदगी भी। वो उस टहनी को अपनी गुफा तक ले आया। अब कबीले के पास एक ऐसी शक्ति थी जो कुदरत के पास भी नहीं थी। उन्होंने सीखा कि अगर इस आग में सूखी लकड़ियां डालते रहें तो ये कभी नहीं मरेगी। यहीं से फायर कीपर्स का जन्म हुआ, जिनका काम सिर्फ आग को जिंदा रखना था। एक दिन काबिले ले लोग आग के चारों तरफ बैठकर मांस खा रहा होता है। तभी गलती से मांस का एक टुकड़ा उस आग में गिर गया। जब इरेक्टस ने उसे बाहर निकाल कर खाया तो वो हैरान रह गया। वो मांस अब नरम था, स्वादिष्ट था और उसे चबाना बहुत आसान था। पका हुआ मांस खाने से इरेक्टस का पाचन तंत्र छोटा होने लगा और बचा हुआ सारा खून और एनर्जी उसके दिमाग को मिलने लगी। इसी पके हुए खाने ने हमारे पूर्वजों को बुद्धिमान बनाया। अब उन्हें घंटों तक कच्चा मांस चबाने की जरूरत नहीं थी। उनके पास अब सोचने के लिए फालतू वक्त था। अब रातें खौफनाक नहीं थी। गुफा के बाहर आग जल रही थी और खूंखार शिकारी अब पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। इरेक्टस पहली बार रात को चैन की नींद सोया। आग की रोशनी में उन्होंने एक दूसरे के चेहरों को गौर से देखा। यहीं से आपस में जुड़ाव और गहरे रिश्तों की शुरुआत हुई। वे आग के चारों ओर बैठकर अजीब आवाजों में एक दूसरे से बात करने लगे। इरेक्टस ने सिर्फ आग को नहीं पाला था, उसे इस्तेमाल करना भी सीख लिया था। उन्होंने देखा कि आग की गर्मी से लकड़ी सख्त हो जाती है। उन्होंने अपनी लकड़ी की टहनियों के सिरों को आग में तपाकर भाले जैसा बनाना शुरू किया। अब वे शिकार को केवल पत्थर नहीं मारते थे, उनके पास अब दूर से वार करने की ताकत थी। लाखों सालों से अफ्रीका ही इरेक्टस का घर था, लेकिन अब हालात बदल रहे थे। मौसम में सूखा पड़ रहा था, पानी के स्रोत सूख रहे थे और जानवरों के झुंड दूर जा रहे थे। इरेक्टस के कबीले का मुखिया एक ऊंचे टीले पर खड़ा होकर उस क्षितिज को देख रहा था जहां आज तक कोई नहीं गया था। सब डरे हुए थे। पीछे मौत थी और आगे सन्नाटा। लेकिन इरेक्टस ने वो फैसला किया जो किसी प्रजाति ने नहीं किया था, चलते रहना। उन्होंने अपनी पत्थर की कुल्हाड़ियां उठाई, आग की मशालें थामी और निकल पड़े एक ऐसी यात्रा पर जिसका कोई नक्शा नहीं था। यह पलायन कोई एक दिन की पिकनिक नहीं थी, यह हजारों सालों तक चली एक धीमी रफ्तार थी। वे साल भर में शायद सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर ही आगे बढ़ते थे। रास्ता पत्थरों, कंटीली झाड़ियों और अनजान जानवरों से भरा था। वे लाल सागर के उस संकरे रास्ते पर पहुंचे जहां आज एशिया और अफ्रीका मिलते हैं। उन्होंने पहली बार समुद्र का खारा पानी देखा।
उनके लिए यह महान पानी एक दीवार जैसा था, लेकिन वे रुके नहीं। वे किनारों को पकड़कर आगे बढ़ते गए। वे पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने अपनी जन्मभूमि को अलविदा कह दिया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अफ्रीका की वो जानी पहचानी धूप गायब होने लगी। वे मिडिल ईस्ट यानी आज का सऊदी अरब और ईरान के रास्ते से होते हुए ठंडे इलाकों की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे ये ठंडे इलाके में गए, उन्हें ठंड का एहसास होने लगा। ठंड से बचने के लिए उनके पास आज जैसे स्वेटर नहीं थे, तो उन्होंने मरे हुए जानवरों की खाल को अपने शरीर पर लपेटना सीखा। यह मानवता का पहला लिबास या कपड़ा था। वे गुफाओं में और गहराई तक जाने लगे ताकि बर्फबारी से बच सकें। एशिया के जंगलों में उन्हें चकमक पत्थर कम मिलने लगे, तो यहाँ उन्होंने अपनी बुद्धि का एक और कमाल दिखाया। उन्होंने बांस के औजार बनाना सीखा। बांस हल्का था, धारदार था और लंबी दूरी तक फेंका जा सकता था। इरेक्टस ने साबित कर दिया कि वो केवल पत्थर का गुलाम नहीं है, वो माहौल के हिसाब से खुद को ढालना जानता है। इस लंबी यात्रा में बहुत से इनके साथी थक गए और बीमार होकर रास्ते में ही दम तोड़ दिए। पहली बार इरेक्टस को किसी साथी के बिछड़ने का दुख महसूस हुआ। वे अब शवों को ऐसे ही छोड़कर आगे नहीं बढ़ते थे। उन्होंने मरे हुए साथियों को पत्थरों के नीचे दबाना शुरू किया ताकि जंगली जानवर उन्हें न खा सके। यह अंतिम संस्कार की पहली धुंधली शुरुआत थी, जो यह बताती थी कि उनके बीच इंसानी भावनाएं जाग चुकी थीं। वे चीन पहुंचे, जिन्हें आज हम पेकिंग मैन कहते हैं, और इंडोनेशिया के द्वीपों तक जा पहुंचे, जिन्हें जावा मैन कहा जाता है। इरेक्टस अब केवल एक अफ्रीकी प्रजाति नहीं रह गया था, वह एक ग्लोबल प्रजाति बन चुका था। उसने साबित कर दिया था कि अगर इंसान के पास आग, पत्थर और हिम्मत हो तो वो पूरी दुनिया को अपना घर बना सकता है। एक बार जंगल की गहराई में एक इरेक्टस अकेला फंस गया है। सामने एक खूंखार तेंदुआ है, भागने का कोई रास्ता नहीं। वह डर से कांप रहा है, लेकिन वह चुपचाप मरने के लिए तैयार नहीं है। वह अपने फेफड़ों की पूरी ताकत लगाता है और एक ऐसी आवाज निकालता है जो आज से पहले किसी ने नहीं सुनी थी। एक तीखी, लयबद्ध चीख जो सिर्फ डर नहीं बल्कि एक मैसेज थी। दूर आग के पास बैठे कबीले के कान खड़े हो गए। उन्हें पता चल गया कि ये आवाज भूख की नहीं, मौत की है। पूरा कबीला पत्थर उठाकर उस दिशा में दौड़ पड़ा। उस दिन आवाज ने एक जान बचाई थी। इरेक्टस के पास आज जैसी ग्रामर या शब्द नहीं थे। उनकी भाषा प्रोटो लैंग्वेज थी, यानी आवाजों और हाथों के इशारों का एक ऐसा मेल जिसे सिर्फ कबीले वाले समझते थे। वे जानवरों की आवाजों की नकल करते थे ताकि बता सकें कि कौन सा शिकारी आ रहा है। हु का मतलब शायद आग था और एक खास तरह की सीटी का मतलब दुश्मन। वैज्ञानिकों का मानना है कि इरेक्टस के गले में वोकल कॉर्ड्स विकसित हो रहे थे। वे अब सिर्फ चिल्ला नहीं रहे थे, वे अपनी आवाज में उतार चढ़ाव ला रहे थे। इसी छोटे से बदलाव ने कबीले को लोहे की तरह मजबूत बना दिया। जैसे जैसे कबीला बड़ा हुआ, वैसे वैसे पावर गेम शुरू हुआ। अब सिर्फ सबसे ताकतवर इरेक्टस ही राजा नहीं होता था। राजा वो बनता था जो सबसे अच्छे पत्थर का हथियार बनाना जानता हो, जिसे पता हो कि किस मौसम में फल कहाँ मिलेंगे, जो आग को सबसे लंबे समय तक जिंदा रख सके। यहाँ पहली बार लीडरशिप का जन्म हुआ। कबीले में झगड़े भी होते थे, खाने के बंटवारे को लेकर या गुफा में सबसे सुरक्षित जगह पर सोने को लेकर। लेकिन इरेक्टस समझदार था। वो जानता था कि कबीले से बाहर जाने का मतलब है मौत, इसलिए वे समझौता करना सीख रहे थे। हकीकत ये है कि इरेक्टस पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को सिखाना शुरू किया। एक बूढ़ा इरेक्टस आग के पास बैठकर घंटों एक जवान को पत्थर तराशना सिखाता। वो उसे समझाता कि पत्थर को किस एंगल पर मारना है। यह दुनिया का पहला स्कूल था, बिना लिखे, बिना बोले, सिर्फ दिखाकर और इशारों से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहा था। इरेक्टस की असली ताकत उनका सोशल बॉन्ड था। अगर कबीले का कोई सदस्य शिकार में घायल हो जाता तो बाकी लोग उसे छोड़कर आगे नहीं बढ़ते थे। वे उसे उठाकर गुफा तक लाते और उसे भोजन देते। यह हकीकत आज के जानवरों में नहीं दिखती। यह इंसानियत का पहला असली प्रमाण था कि हम अपनों के लिए रुकना जानते हैं। इरेक्टस का एक कबीला हजारों सालों से एशिया की एक नदी के किनारे रह रहा था। वे मानते थे कि यह पूरी दुनिया उनकी है। लेकिन एक सुबह नदी के दूसरे किनारे पर कुछ हलचल हुई। झाड़ियों के पीछे से कुछ परछाइयां उभरी। उनकी शक्ल इरेक्टस जैसी ही थी, हाथ में पत्थर भी वही थे, लेकिन उनकी आवाज और उनके चलने का ढंग अलग था। ये पहली बार था जब इरेक्टस ने अपने कबीले के बाहर के किसी इंसान को देखा था। सन्नाटा छा गया। दोनों तरफ से पत्थर मजबूती से पकड़ लिए गए। क्या ये दोस्त थे या दुश्मन? जैसे जैसे इरेक्टस अफ्रीका से निकलकर अलग अलग महाद्वीपों में बसे, कुदरत ने उन्हें वहाँ के हिसाब से बदल दिया। यहाँ के इरेक्टस थोड़े छोटे कद के और फुर्तीले थे, क्योंकि उन्हें घने जंगलों में रहना था। पेकिंग मैन यानी चीन के इरेक्टस। यहाँ ठंड ज्यादा थी, इसीलिए इनका शरीर भारी और चमड़ी और भी सख्त हो गई। लाखों सालों के फासले ने उन्हें एक दूसरे से इतना अलग कर दिया था कि जब वे पहली बार आमने सामने आए तो उन्हें एक दूसरे की आवाजें और इशारे समझ नहीं आ रहे थे।
उनके लिए सामने वाला अब अपना नहीं बल्कि एक खतरा था। हकीकत यह है कि इरेक्टस के बीच पहली लड़ाई किसी नफरत की वजह से नहीं बल्कि भूख की वजह से हुई। वह नदी का किनारा जहां मछली और पानी था, उस पर कब्जा किसका होगा? यहीं से युद्ध की एक धुंधली शुरुआत हुई। वे एक दूसरे पर दूर से पत्थर फेंकते और चिल्लाकर डराते। यह शेर और तेंदुए की लड़ाई नहीं थी, ये दो दिमागों की लड़ाई थी। उन्होंने सीखा कि कैसे छिपकर हमला करना है और कैसे अपने इलाके की रक्षा करनी है। जिसने बेहतर हथियार बनाए और जिसका कबीला ज्यादा एकजुट था, जीत उसी की होती थी। लेकिन दोस्तों, हमेशा खून खराबा नहीं होता था। कुछ कबीलों ने एक अलग रास्ता चुना, जैसे व्यापार। हालांकि तब पैसा नहीं था, लेकिन पत्थरों का अदला बदली शुरू हुई। अगर एक कबीले के पास लाल पत्थर अच्छा था और दूसरे के पास मजबूत लकड़ी, तो वे इशारों इशारों में उन्हें बदल लेते थे। यहीं से दुनिया के पहले रिश्तों की नींव पड़ी। कई बार एक कबीले का सदस्य दूसरे कबीले में शामिल हो जाता, जिससे खून और जीन आपस में मिलने लगे। इससे उनकी नस्ल और भी मजबूत होने लगी। इरेक्टस अभी गुफाओं में पेंटिंग नहीं बना रहे थे, लेकिन वे अपनी पहचान छोड़ रहे थे। वे गुफा की दीवारों पर पत्थरों से गहरे निशान बनाते या अपनी कुल्हाड़ियों पर एक खास तरह की नक्काशी करते। यह उनका तरीका था दुनिया को बताने का कि यहाँ हम रहते हैं। यह संपत्ति के प्रति इंसान के लगाव की पहली झलक थी। आसमान महीनों से धुंधला था। वो सूरज जो कभी खाल जला देता था, अब बादलों के पीछे कहीं छिप गया था। हवा में एक ऐसी चुभन थी जो हड्डियों को चीर रही थी। कबीले का सबसे बूढ़ा सदस्य गुफा के मुहाने पर खड़ा होकर आसमान से गिरते हुए सफेद फाहे देख रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीज नहीं देखी थी। यह हिमयुग की आहट थी। दुनिया जम रही थी और इरेक्टस के पास न स्वेटर थे न छत। बर्फ गिरने का मतलब था कि फल फूल खत्म हो गए और जानवर दूर गर्म इलाकों की तलाश में भाग गए। इरेक्टस के पास अब दो ही रास्ते थे, या तो ठिठुरकर मर जाएं या अपने शरीर और दिमाग को इस नए नर्क के हिसाब से ढालें। मगर हमारे पूर्वज इतने कमजोर नहीं थे। उन्होंने मौसम के हिसाब से अपने आप को ढाला। हकीकत यह है कि इस दौर में इरेक्टस ने मरे हुए जानवरों की खाल को अपने शरीर पर और भी कसकर लपेटना शुरू किया। उन्होंने नुकीले पत्थरों से खाल में छेद किए और सूखी लताओं या जानवरों की नसों से उन्हें बांधना सीखा। यह दुनिया का पहला रफ सिलाई वाला काम था। अब गुफाएं सिर्फ रात बिताने की जगह नहीं थी, वो उनका किला बन गई थी। वे गुफा के अंदर पत्थरों की दीवारें खड़ी करने लगे ताकि ठंडी हवा अंदर न आए। इस कड़कड़ाती ठंड में आग अब सिर्फ खाना पकाने की चीज नहीं रही थी, वो उनके जीने की इकलौती वजह बन गई थी। अगर आग बुझ गई तो समझो पूरा कबीला अगली सुबह नहीं देखेगा। यहीं से आग के प्रति उनके मन में एक आध्यात्मिक जुड़ाव पैदा हुआ। वे आग को सहेज कर रखने के लिए पागलपन की हद तक जाने लगे। कबीले के कुछ लोगों की ड्यूटी सिर्फ यह थी कि वे सोते हुए भी आग को देखते रहे। आग के चारों ओर बैठकर वे घंटों उसे निहारते। यहीं से शायद इंसानी दिमाग में विश्वास या धर्म की पहली धुंधली सी चिंगारी जली कि कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें मौत से बचा रही है। ठंड की वजह से अब उन्हें बड़े जानवरों का शिकार करना जरूरी हो गया था, क्योंकि उनके शरीर की चर्बी ही उन्हें जिंदा रख सकती थी। इरेक्टस ने अब झुंड में शिकार करना सीखा। वे मैमथ, विशालकाय हाथी जैसे जीवों को दलदल या ऊंची पहाड़ियों की तरफ खदेड़ते और फिर उन पर पत्थरों और जलती हुई मशालों से हमला करते। एक बड़े जानवर का शिकार मतलब पूरे कबीले के लिए हफ्तों का खाना और सर्दी से बचने के लिए ढेर सारी खाल मिल जाता था। हकीकत में इस ठंड ने इरेक्टस को और भी सामाजिक बना दिया। ठंडी रातों में वे एक दूसरे से सटकर सोते थे ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। इस शारीरिक नजदीकी ने उनके बीच प्यार, दोस्ती और हमदर्दी को और गहरा कर दिया। जो जीव कभी सिर्फ भूख के लिए साथ थे, अब वे भावनाओं की डोर से बंध रहे थे। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही हैं, लेकिन गुफा के अंदर आग की मध्यम रोशनी है। एक इरेक्टस शिकार से थककर बैठा है। उसके हाथ में एक नुकीला पत्थर है। वह अचानक बिना किसी मकसद के गुफा की दीवार पर पत्थर रगड़ने लगता है, जिससे दीवार पर एक गहरी लकीर खींच जाती है। वह रुकता है, उसे देखता है और फिर एक और लकीर खींचता है। यह कोई शिकार नहीं था, यह कोई औजार बनाना नहीं था। यह पहली बार था जब किसी जीव ने अपनी मौजूदगी का सबूत छोड़ने की कोशिश की थी। विज्ञान कहता है कि इरेक्टस का दिमाग अब इतना बड़ा हो चुका था कि वह सिर्फ आज के बारे में नहीं बल्कि कल के बारे में भी सोचने लगा था। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वे अब अपनी कुल्हाड़ियों को सिर्फ काम चलाने के लिए नहीं बनाते थे। कुछ कुल्हाड़ियां ऐसी मिली हैं जो जरूरत से ज्यादा खूबसूरत और सिमेट्रिकल तराशी गई थी। इसका मतलब है कि उनके भीतर सुंदरता की समझ पैदा हो रही थी। ही में मिली खोजों से पता चला है कि इरेक्टस ने समुद्री सीपों पर टेढ़ी मेढ़ी लकीरें उकेरी थी। ये दुनिया की पहली आर्ट या शायद पहला नक्शा था। इरेक्टस ने देखा कि लकड़ी पानी पर तैरती है। उन्होंने पहली बार कई लकड़ियों को आपस में बांधकर या एक बड़े तने को खोखला करके पानी को पार करने की कोशिश की होगी। हकीकत यह है
कि इरेक्टस फ्लोरिस जैसे द्वीपों तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने के लिए समंदर पार करना जरूरी था। इसका मतलब साफ है कि वे दुनिया के पहले नाविक थे जो समुद्र पार करके दुनिया के कोना कोना तक पहुंच गया। उन्होंने लहरों के खौफ को अपनी बुद्धि से जीत लिया था। इरेक्टस के कबीले में अब उन बुजुर्गों को भी खाना दिया जाता था जो शिकार नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन बुजुर्गों के पास तजुर्बा था। वे जानते थे कि पिछला सूखा कब पड़ा था और किस पहाड़ के पीछे पानी मिल सकता है। ज्ञान का यह लेन देन ही उन्हें जानवरों से अलग कर रहा था। अब ताकत से ज्यादा अनुभव की कीमत होने लगी थी। लाखों सालों से हमारे पूर्वजों का शरीर घने काले बालों से ढका था, जैसे किसी चिंपांजी का होता है। लेकिन अब अफ्रीका की तपती दोपहर में एक इरेक्टस पानी के किनारे खड़ा है। उसकी छाती और पीठ के बाल गायब हो चुके हैं। उसकी खाल अब साफ और पसीने से गीली है। ये बदलाव कोई फैशन नहीं था, ये कुदरत का सबसे बड़ा जुगाड़ था। अगर ये बाल नहीं गिरते तो शायद आज हम और आप यहाँ नहीं होते। इरेक्टस के साथ एक अजीब घटना हुई। जैसे जैसे उसने लंबी दूरी तक दौड़ना शुरू किया, उसका शरीर गर्म होने लगा। घने बालों की वजह से शरीर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती थी और दिमाग ओवरहीट होकर मर सकता था। इरेक्टस के शरीर से बाल हटा दिए और उसकी खाल पर लाखों स्वेट ग्लैंड्स दे दी। अब वो कड़ी धूप में भी घंटों दौड़ सकता था। पसीना निकलता, हवा लगती और शरीर ठंडा हो जाता। यही वो वजह थी कि इरेक्टस ने उन शेरों और चीतों को भी हरा दिया जो बहुत तेज दौड़ते थे, क्योंकि वे थोड़ी दूर दौड़कर हाँफने लगते थे, जबकि इरेक्टस रुकता नहीं था। इरेक्टस का चेहरा अब पहले से थोड़ा सीधा होने लगा था। पके हुए मांस ने उसके भारी जबड़ों का काम आसान कर दिया था, इसीलिए अब चेहरा अंदर की तरफ दबने लगा। इरेक्टस की नाक अब आज के इंसानों की तरफ बाहर की तरफ निकलने लगी थी। यह एक कूलिंग सिस्टम की तरह काम करती थी, जो ठंडी हवा को फेफड़ों तक पहुंचाने से पहले उसे नम बनाती थी। अब जब चेहरे पर बाल कम थे तो वे एक दूसरे की मुस्कुराहट, गुस्सा और दुख को साफ देख सकते थे। बिना बोले संवाद अब और भी गहरा हो गया था। जैसे जैसे इरेक्टस का दिमाग बड़ा हुआ, एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। 2 पैरों पर चलने की वजह से औरतों के कूल्हे संकरे हो गए थे, लेकिन बच्चों के सिर बड़े हो रहे थे। इरेक्टस के दौर में जन्म देना मौत को दावत देने जैसा था। बहुत सी माएं और बच्चे जन्म के समय ही मर जाते थे। इसी दर्द ने इरेक्टस को और भी भावुक बनाया। उन्होंने सीखा कि गर्भवती औरतों का ख्याल कैसे रखना है। यहीं से मिडवाइफ या मदद करने का कल्चर शुरू हुआ। अब इरेक्टस पेड़ों पर नहीं सोता था। आग की वजह से उसने जमीन पर अपना बिस्तर बना लिया था। जमीन पर सोने से उसे गहरी नींद मिलने लगी। गहरी नींद का मतलब था बेहतर याददाश्त और दिमाग की मरम्मत। वह अब सपनों को और भी साफ देखने लगा था। वह जागते हुए भी योजना बनाता और सोते हुए भी उसका दिमाग आने वाले कल का शिकार देख रहा था। रात का घना अंधेरा है। गुफा के बाहर आग की लपटें नाच रही हैं। कबीले के सभी सदस्य शिकार के बाद थके हारे बैठे हैं। अचानक कबीले का सबसे बूढ़ा सदस्य खड़ा होता है। वह बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास आज जैसे शब्द नहीं थे। वह अपने हाथों को हवा में लहराता है, किसी जानवर की तरह दहाड़ता है और फिर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारता है। वह बता रहा है कि आज शिकार करते वक्त क्या हुआ। वो पत्थर को दूसरे पत्थर पर मार के आग जलाने की कोशिश करता है। दरअसल वो बूढ़े इरेक्टस जब शिकार कर रहा था तो उसका पत्थर दूसरे पत्थर से टकराता है और उसमें से आग जैसे चिंगारी निकला और सूखे घास में आग लग गया। उसे समझ में आ जाता है कि आग कैसे जलाया जाता है। उसी दिन से अब लोगों को रात रात बाहर जागने की जरूरत नहीं था। बाकी सब उसे मंत्र मुग्ध होकर देख रहे हैं। यह दुनिया का पहला ड्रामा था, पहली कहानी थी। उस रात खामोशी टूट गई और इंसान ने अपनी यादों को साझा करना सीख लिया। इरेक्टस के पास कोई डिक्शनरी नहीं थी, लेकिन उनकी आवाजों में अब मतलब पैदा हो चुका था। वे अब सिर्फ चिल्लाते नहीं थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इरेक्टस ने अपनी आवाज को लय में ढालना शुरू किया था। माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए या उसे शांत करने के लिए एक खास तरह की गुनगुनाहट करती थी। यहीं से संगीत की सबसे पहली और धुंधली शुरुआत हुई। संगीत शब्दों से पहले आया था। इरेक्टस की हकीकत यह थी कि अब वे सिर्फ साथ रह नहीं रहे थे, वे साथ काम कर रहे थे। पहली बार ये तय हुआ कि कौन आग बचाएगा, कौन शिकार पर जाएगा और कौन फल इकट्ठा करेगा। अगर कोई कबीले का नियम तोड़ता या चोरी करता तो उसे कबीले से बाहर निकाल दिया जाता था और उस दौर में अकेले रहने का मतलब था निश्चित मौत। ये सामाजिक दबाव ही उन्हें एकजुट रखता था। हकीकत में इरेक्टस ने साबित किया कि वे जानवरों से अलग हैं। जॉर्जिया में एक इरेक्टस की खोपड़ी मिली है जिसके दांत सालों पहले गिर चुके थे। वह बूढ़ा था और खुद चबाकर नहीं खा सकता था, फिर भी वह सालों तक जिंदा रहा। इसका मतलब है कि कबीले के लोग उसे खाना चबाकर देते थे या नरम करके खिलाते थे। वे बिना किसी स्वार्थ के अपने कमजोर बुजुर्गों की देखभाल कर रहे थे। यह दया ही थी जिसने उन्हें इंसान बनाया। इरेक्टस ने अब पत्थर की कुल्हाड़ी को डंडे में बांधना सीख लिया था। यह एक बहुत बड़ा तकनीकी बदलाव था। अब उनके पास कुल्हाड़ी और थी जिसे वे हाथ से मारने के बजाय घुमाकर वार कर सकते थे। अब वे खूंखार जानवरों के करीब जाए बिना भी उन पर हमला कर सकते थे। विज्ञान की एक हैरान कर देने वाली हकीकत यह है कि इरेक्टस के अवशेष फ्लोरेस जैसे टापुओं पर मिले हैं।
वहां पहुंचने के लिए कम से कम 20 किलोमीटर का गहरा समंदर पार करना जरूरी था। इरेक्टस ने शायद कई लकड़ियों को सूखी लताओं से बांधकर बेड़ा बनाया होगा। वे पहले ऐसे जीव थे जिन्होंने कुदरत की बनाई हुई सीमाओं को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने लहरों की ताकत को समझा और हवा के रुख का इस्तेमाल करना सीखा। जब वे हजारों मील की यात्रा पर थे तो उन्हें रास्ता याद रखने की जरूरत पड़ी। वे पहाड़ी की खास चोटियों और बड़ी नदियों को याद रखते थे। रात के समय वे सितारों को देखते थे। उन्होंने गौर किया कि कुछ तारे अपनी जगह नहीं बदलते। हालांकि उनके पास आज जैसा खगोल विज्ञान नहीं था, लेकिन वे दिशा पहचानने की बुनियादी कला सीख चुके थे। इसी वजह से वे अफ्रीका से निकलकर चीन और यूरोप तक पहुंच पाए। जैसे जैसे कबीले बड़े हुए, संसाधनों के लिए होड़ मची। अब एक ही जगह पर रहने के बजाय कबीले के कुछ जवान सदस्य अलग होकर अपना नया कबीला बनाने लगे। जो लोग पहाड़ों पर गए, उनकी आवाजें तेज और गूंजने वाली हो गईं। जो जंगलों में रहे, वे और भी दबे पांव चलना सीख गए। कभी कभी दो अलग कबीले पानी के गड्ढे पर मिलते। वहां जंग नहीं, बल्कि एक दूसरे को सूंघने और पहचानने की कोशिश होती थी। वे अपने साथ लाए अनोखे पत्थर या खालों की अदला बदली करते। इरेक्टस ने लगभग 20 लाख साल तक राज किया। सोचो, हम सेपियंस तो अभी सिर्फ 3 लाख साल के हैं, लेकिन अब उनके भीतर एक बदलाव आ रहा था। उनका दिमाग अब इतना जटिल हो गया था कि वह होमो इरेक्टस की सीमाओं को तोड़ रहा था। यूरोप में वे निएंडरथल बनने की राह पर थे और अफ्रीका में वे होमो सेपियंस यानी हमारे सीधे पूर्वज बनने जा रहे थे। इरेक्टस गायब नहीं हो रहे थे, वे इवॉल्व हो रहे थे। इंडोनेशिया के जंगलों में एक बूढ़ा इरेक्टस गुफा के मुहाने पर बैठा है। उसका शरीर कमजोर है, लेकिन उसकी आंखों में लाखों सालों का तजुर्बा है। उसके कबीले की तादाद अब बहुत कम रह गई है। उसे पता नहीं है कि दुनिया बदल रही है। उत्तर से आधुनिक इंसान आ रहे हैं, जिनके पास बेहतर हथियार हैं, जटिल भाषा है और बड़ी योजनाएं हैं। वह आखिरी इरेक्टस अपनी आग को फूंक मारकर जिंदा रखने की कोशिश करता है। यह उसकी प्रजाति की आखिरी जलती हुई लौ थी। इरेक्टस ने इस धरती पर 20 लाख साल तक हुकूमत की। यह किसी भी इंसानी प्रजाति का सबसे लंबा राज है। उनके खत्म होने की 3 बड़ी वजहें थीं। जलवायु परिवर्तन, दुनिया का तापमान तेजी से बदला। जो जंगल और जानवर उनकी ताकत थे, वे गायब होने लगे। इरेक्टस ने पत्थर की कुल्हाड़ी बनाना तो सीख लिया था, लेकिन वे उसमें बहुत बड़े बदलाव नहीं कर पाए। उनका हैंड एक्स हजारों सालों तक एक जैसा ही रहा। वे बदलाव के मामले में थोड़े सुस्त पड़ गए। जब होमो सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले तो हम इरेक्टस से ज्यादा चालाक और संगठित थे। हमने उनके शिकार के मैदानों पर कब्जा कर लिया। इरेक्टस मरे नहीं, वे हम बन गए। हकीकत यह नहीं है कि इरेक्टस अचानक कहीं मरकर खत्म हो गए। सच तो यह है कि वे इवॉल्व हो गए। जो इरेक्टस यूरोप में थे, वे मजबूत और ठंडी जलवायु वाले निएंडरथल बन गए। जो इरेक्टस अफ्रीका में रहे, उन्हीं की पीढ़ियों से धीरे धीरे होमो सेपियंस यानी हमारा जन्म हुआ। आज हमारे डीएनए का एक हिस्सा, हमारी सीधी रीढ़ की हड्डी और आग को काबू करने की हमारी भूख, सब हमें होमो इरेक्टस से विरासत में मिली है। जब भी आप आज आग जलाते हो, लंबी दूरी तक पैदल चलते हो या अपने किसी बीमार दोस्त की मदद करते हो, तो असल में आप वही कर रहे होते हो जो होमो इरेक्टस ने लाखों साल पहले शुरू किया था। वे पहले इंसान थे जिन्होंने हमें यह सिखाया कि सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है, अपनों का साथ देना और दुनिया को खोजना ही असली जिंदगी है। उस बूढ़े इरेक्टस की आग अंत में बुझ गई, लेकिन उसकी राख से एक नई चिंगारी निकली। उसी चिंगारी ने आज के बड़े बड़े शहर, रॉकेट और इंटरनेट बनाया है। इरेक्टस ने पत्थर तराशा था ताकि हम आज कीबोर्ड चला सकें। भाई, यह थी होमो इरेक्टस की पूरी कहानी। एक बंदर जैसे जीव से लेकर सीधा खड़ा होने वाला, आग जलाने वाला और पूरी दुनिया को नापने वाला महायात्री। आज जब आप सुबह शीशे के सामने खड़े होते हो और अपनी सीधी पीठ और आजाद हाथों को देखते हो, तो याद रखना, ये ढांचा आपका नहीं, उनका है। अगर वो 20 लाख साल पहले खड़े होने की जिद न करता, तो आज आप मोबाइल पकड़ने के काबिल नहीं होते। आपके अंदर एक पुराना सॉफ्टवेयर आज भी चल रहा है। आज दुनिया में जितने भी इंसान हैं, चाहे वो गोरे हों, काले हों, इंडियन हों या अमेरिकन, हम सब की जड़ें उसी एक अफ्रीकी इरेक्टस से जुड़ी हैं। वो हमारा सबका कॉमन दादा है। उसने हमें पत्थर दिया, हमने उसे स्मार्टफोन बना दिया। उसने आग दी तो हमने उसे रॉकेट इंजन बना दिया। इरेक्टस ने हमें सिखाया कि बदलाव ही जिंदगी है। अगर वो अफ्रीका नहीं छोड़ता तो हम पूरी दुनिया नहीं देख पाते। अगर वो सीधा खड़ा नहीं होता तो हम आसमान नहीं देख पाते। इरेक्टस की ये सीरीज यहाँ मुकम्मल होती है। एक ऐसा जीव जो न पूरी तरह बंदर था, न पूरी तरह इंसान, लेकिन उसने वो पुल बनाया जिस पर चलकर हम यहाँ तक पहुँचे। दोस्तों, ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियो को बनाने में हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। हमारे लिए आपकी एक सब्सक्राइब भी बहुत मायने रखता है, जो कि आपके लिए वो सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको होमो इरेक्टस के जीवन की यह गाथा पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे गौरवशाली इतिहास से जुड़ने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।